कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दोगुना करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। विचार विमर्श आपका अपना कार्यक्रम जहां खेती किसानी से संबंधित वो तमाम विषय होते हैं जो कि सीधा आपसे संबंधित होते हैं, और हमारी कोशिश होती है इन विषयों पर सार्थक चर्चा करें ताकि सभी जानकारियां आप तक पहुंच सके और आप उनका उचित इस्तेमाल कर सके, कृषि में फायदा ले सकें। इसी सिलसिले में आज का हमारा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गेहूं की पछेती बुआई और अगैती फसल में समसामयिक कार्य के बारे में। ये गेहूं का समय चल रहा है और बड़े पैमाने पर हमारे किसानों ने गेहूं की बुआई कर ली है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी बाकी हैं जहां अभी इसकी बुआई नहीं हुई है। तो दोनों ही तरह से आज हम आपको जानकारी देंगे कि गेहूं की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य करें, और साथ ही इसके अलावा अगर आपने बुआई नहीं की है तो ऐसे में कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी सिंचाई लगेंगी और तमाम बातें आज आपको कार्यक्रम में हम बताएंगे। हमारे देश में बड़ी संख्या में हमारे किसान जो है गेहूं की फसल लेते हैं, मुख्य फसल है, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर हमारे किसान इसकी बुआई कर चुके हैं और कुछ क्षेत्र जो बाकी हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए पूरा एक पैनल मौजूद है। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विस्तार विभाग, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से। स्वागत है अनुज जी आपका कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजेंद्र सिंह छोकर जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर छोकर साहब। और प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से सुधीर कुमार जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे इस विषय पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं गेहूं पर हमारी ये रिपोर्ट। दिसंबर शुरू हो चुका है जो कि खेती के लिहाज से काफी अहम है। इस समय तापमान में गिरावट देखी जाती है, साथ ही पाला पड़ने की आशंका भी रहती है। इस समय किसान कुछ फसलों की पछेती बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले कई सारी बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। जैसे बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह से तैयार करें। जिस भी फसल की बुआई आप कर रहे हैं उसकी उन्नत किस्मों का चयन करें। खेत की मिट्टी की जांच करा लें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें आदि। पछेती बुआई की बात करें तो पछेती गेहूं से अधिक उत्पादन लेने के लिए बुआई एक निश्चित समय जैसे पूर्वी भारत में 10 दिसंबर तक और उत्तरी भारत में 25 दिसंबर तक कर लें। बीज साफ, स्वस्थ और खरपतवार के बीजों से रहित होने चाहिए। छोटे व कटे फटे और सिकुड़े हुए बीजों को निकाल दें। किसान प्रमाणित बीजों की ही बुआई करें और बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। पछेती बुआई की परिस्थितियों में भी ज्यादातर किसान सामान्य किस्मों को ही उगाते हैं, जिनसे उनकी उत्पादकता काफी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक पैदावार लेने के लिए देरी से बुआई के लिए अनुमोदित किस्मों को ही बोना चाहिए। सिंचित अवस्था में देरी से बुआई के लिए उन्नतशील किस्में जैसे HD 3117, HD 3118, HD 3059, HD 2985, HD 2643, HD 2864 और HD 2824 आदि लगा सकते हैं। इनके अलावा किसान UP 2425, HP 1744, MP 4010 और MP 1203 किस्में भी बो सकते हैं। अगर दानों का आकार बड़ा या छोटा है तो उसी अनुपात में बीज दर घटा या बढ़ाई जा सकती है। अच्छे अंकुरण के लिए बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखें। गेहूं के अलावा अगर सब्जियों की बात करें तो किसान इस समय टमाटर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, सलाद, बैंगन और प्याज बो सकते हैं। तो
अभी आपने रिपोर्ट देखी गेहूं के ऊपर, ये रिपोर्ट हमारी पूरी थी जिसमें हमने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन विस्तार से अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनुज हमारे साथ बने हुए हैं, आइए बात करते हैं। डॉक्टर अनुज, पूरे देश में अगर हम गेहूं की अवस्था की बात करें तो इसे किस तरह से समझा जाए? पूरे भारतवर्ष को अगर हम बात करें तो 5 भागों में हमने गेहूं की खेती के दृष्टिकोण से बांटा है। और सबसे पहले इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जी। उसके बाद उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फिर उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस तरह के क्षेत्र आते हैं जिसमें गेहूं की बिजाई अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से की जाती है। जो सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे बिजाई बहुत पहले शुरू हो जाती है। फिर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में भी बिजाई बहुत पहले शुरू होती है, करीब 25 अक्टूबर से हम बिजाई शुरू कर देते हैं। और जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है या मध्य क्षेत्र है, यहाँ पे नवंबर का पहला पखवाड़ा काफी उपयुक्त माना गया है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी करीब करीब इसी समय बिजाई होती है जी। जो जाड़े की अवधि है वो सबसे ज्यादा हमारे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में है, जहाँ पे करीब करीब 150 दिन से 180 दिन के बीच की जाड़े की अवधि है। तो यहाँ पे लंबी अवधि की फसलें लगाई जाती हैं, जो भी किस्में हैं वो लंबी अवधि की हैं। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको हम गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, जहां से सबसे ज्यादा पैदावार हमारी आती है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, करीब करीब 11.5 से 12 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है। और इस क्षेत्र पे पूरे देश की निगाह होती है और यहाँ पे गेहूं की फसल की बिजाई बहुत जोर शोर से चल रही है। और अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो करीब करीब 80-85% की जो बिजाई है वो हम लोगों ने कर ली है। कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बिजाई थोड़ी देर से होती है, जैसे खास करके पूर्वी भारत है, जहाँ पे बिहार है, असम है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी थोड़ी विलंब से बिजाई होती है क्योंकि वहाँ पे धान की कटाई थोड़ी देर से होती है। और कुछ लो लाइन एरिया है जहाँ पे जल जमाव की स्थिति होती है, तो जैसे जैसे पानी घटता जाता है वहाँ से गेहूं की बिजाई की जाती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो कुल मिलाकर के जो बोई हुई गेहूं है वो करीब करीब 15 दिन 20 दिन या कहीं कहीं 1 महीने की है। और कुछ क्षेत्रों में किसान अभी भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे गेहूं की बिजाई की जाए, जो पछेती गेहूं की बिजाई है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे मटर की खेती होती है, जहाँ पे आलू की खेती होती है, या कुछ किसान जो गन्ना की कटाई के बाद गेहूं लगाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई का अभी समय चल रहा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेंद्र, अब आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमें अनुज जी ने बताया कि लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में तो इसकी बिजाई हो चुकी है, कई जगहों पर 15 या फिर 1 महीने तक की फसल ये हो गई है, लेकिन जहां पर अभी बिजाई नहीं हुई है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किन किस्मों का वो चुनाव कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी उनके पास समय है, आप किस्मों के ऊपर भी विचार कर सकते हैं। तो अगर उन्हें सही जानकारी मिल जाए और क्षेत्र के हिसाब से अगर आप बता सकें। देखिए, अभी जो गेहूं की बिजाई किसान भाई करेंगे वो थोड़ा देर से बिजाई है, लेकिन कुछ किसान भाई जिनके पास अपना बीज है, मान लो समय से बिजाई वाली किस्में, वो भी अभी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दिसंबर में जाएंगे तो किसान भाइयों के जो किस्में हैं उनका चयन स्थिति के अनुसार करना होगा। जैसे अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को लें तो अभी किसान भाई जो देर से बिजाई वाली किस्में हैं, जैसे DBW 71 है, DBW 90 है, ये किस्मों को इनको लगा सकते हैं। और बहुत देर में जाएंगे जब किसान भाई, तो उस स्थिति में WR 544 है या राज 3765 है, उन किस्मों का चयन कर सकते हैं जी। और अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र लें तो उन क्षेत्र में भी किसान भाई जो देर से जो लगाने वाली किस्म है उनका चयन कर सकते हैं। अगर हम मध्य भारत लें या पर्वतीय क्षेत्र लें तो वहाँ किसान भाई तो देर से लगाने किस्में जैसे HD 29-32 है, इस तरह की किस्मों का चयन कर सकते हैं। इन किस्मों का चयन के साथ साथ किसान भाइयों को देखना है कि जो हमारी देर से बीजे गेहूं के लिए जो सस्य क्रियाएं हैं उनको अपनाना होगा। जी जी बिल्कुल। तो सस्य क्रिया जो है उन पर प्रभाव ना पड़े, इसके बारे में भी हमें अभी डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया। अनुज जी, अब आपसे समझना चाहेंगे जो पछेती दशा में गेहूं है उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे कि किसान क्या करे ताकि अच्छी पैदावार उन्हें मिल सके? क्योंकि हमने विस्तृत तौर पे तो बता दिया अभी, लेकिन अगर पछेती दशा की हम बात करें तो उसमें आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जैसे डॉक्टर छोकर ने कुछ वैरायटी के नाम लिए हैं, जी जी। उस क्रम को मैं जारी रखते हुए ये बताना चाहूँगा कि जो ऐसी किस्में हैं खास करके जिनको पछेती दशा में लगानी है, उसमें सबसे अच्छी किस्में हमारे यहाँ से है DBW 173 है या 3159 है, HD 3059 भी है। डॉक्टर साहब ने 2 किस्मों का नाम लिया, DBW 71 और DBW 90 का भी नाम लिया है। इसके अलावा भी WH 1024 भी है और 1042 भी है, इनको भी हम लगा सकते हैं। और अगर बहुत पछेती दशा में जब जनवरी का समय आता है या दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा आता है
तो उसमें एक राज 3765 बहुत पुरानी किस्म है, या WR 544 है, उसको भी किसान लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी पैदावार मिलेगी। और पूर्वी भारत में खास करके जहाँ पे बिजाई काफ़ी विलम्ब से होती है, वैसे तो किसान वहाँ पे अभी भी HD 2967 जैसी किस्मों को बहुत देर तक भी स्थिति में लगा देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो किस्में जिस अवस्था के लिए अनुमोदित की गई है उसको उसी अवस्था में अगर लगाएं तो आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। तो जो अगेती किस्में हैं उसको पछेती दशा में किसी भी हालत में आप ना लगाएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो पछेती दशा के लिए जो भी किस्में अनुमोदित की गई है आप उनको लगाएं। और इसमें बीज का जो दर है, जो हम सीड रेट रखते हैं आम बिजाई में 40 किलो, इसमें हम 25% बढ़ा करके 50 किलोग्राम सीड प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और रही बात खाद की, तो अमूमन खाद की जो मात्रा है उसमें DAP के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक बार आ जाता है, तो वो एकड़ में जी बिल्कुल एक बैग DAP बिजाई के समय डालें। उसके बाद जो पहला पानी आता है उसमें एक बैग यूरिया, जो 40 से 50 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं। और फिर जब दूसरा पानी आप लगाते हैं करीब 60 से 65 दिन, 40 से 45 दिन पे, जी अनुज जी, तो वहाँ पे भी आप जी बिल्कुल अनुज जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप पछेती किस्में ले रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि कौन से किस्मों का आप चुनाव करें, मिक्स ना करें पछेती किस्मों और अगेती किस्मों के बीच में। तो ऐसे में अभी जिन किसानों ने इसकी बुआई नहीं की है तो उनके लिए कोई समय बताना चाहेंगे? क्या किस्मों के हिसाब से भी कुछ समय ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि पैदावार उन्हें अच्छी मिले? अमूमन कहा जाता है कि पछेती किस्मों की बिजाई 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक कर सकते हैं हम। लेकिन जैसे जैसे हम दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद जैसे जैसे हम लेट होते जाते हैं तो पैदावार कम होने की संभावना बढ़ती जाती है, क्योंकि गेहूं को उतना समय नहीं मिल पाता है। पछेती दशा में बिजाई के लिए भी जो भी किस्में हमारे पास है वो 120 दिन के आसपास की किस्में हैं। तो निश्चित तौर पर जब दिसंबर में आप पहुंच जाएंगे तो आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होगा जिसमें गेहूं अपनी पूरी लाइफ साइकिल बहुत आराम से पूरा कर सके। तो होता क्या है कि जब आपका मार्च का महीना आएगा या फरवरी का आखिरी महीना, आखिरी पखवाड़ा आता है, तो कई बार उसमें तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है तो निश्चित तौर पे पौधा जो है अपना जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वानस्पतिक ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे से नहीं लिया होता है और तुरंत उसमें सिट्टे निकल आते हैं और पैदावार बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है जी। तो इसलिए अमूमन हम लोग सलाह देते हैं कि अगर आप 20-25 दिसंबर तक किसी भी दशा में अगर है तो आप बिजाई का काम संपादित कर लें और समुचित किस्मों का जरूर चुनाव करें जो वहाँ के लिए उपयुक्त है। जी जी डॉक्टर राजेंद्र, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिन किसानों ने फसल समय से ले ली है तो उन्हें उनकी फसल की अवस्था भी कितनी होगी, क्योंकि कुछ जैसे कि शुरुआत में बताया कि कुछ फसल जो है कुछ किस्मों में या फिर किसानों जो सही समय पर बुआई की है 15 से 1 महीने की होगी, तो इस समय उन्हें समय को देखते हुए और तापमान को देखते हुए गेहूँ में किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए? देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगा दी वो लगभग 1 महीने की फसल होने वाली है। वो जिन्होंने नवंबर के प्रथम सप्ताह में लगाई वो भी लगभग 25 दिन के आसपास की फसल है। तो जो गेहूं में इस समय जो समय कार्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम सिंचाई, तो हम जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, मतलब इसमें ये समय से प्रबंधन सिंचाई का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सिंचाई पर हमारा जो पोषक तत्व प्रबंधन है या हमारा खरपतवार प्रबंधन है वो निर्भर करता है। तो किसान भाइयों को जरूरी है कि अगर जहाँ बारिश ज्यादा नहीं हुई है तो वहाँ ये प्रथम सिंचाई अवश्य कर लें और इसी के अनुसार जो पोषक तत्व प्रबंधन है जो वो भी साथ साथ कर लें। जी बिल्कुल। सिंचाई के बारे में आप भी कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर अनुज की? सिंचाई, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं, हमें छोकर साहब ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चीज इस बार देखने को मिली है कि पिछले सप्ताह में बहुत तेज बारिश आई कहीं कहीं पर और बहुत खेतों में पानी आ गया था और पहले सिंचाई का काम चल गया था इसी से। लेकिन हम जब खेतों का दौरा कर रहे थे बहुत किसानों ने कहा कि अभी हमने यूरिया नहीं डाला है, थोड़े दिन बाद खेत सब सूखेगा फिर पानी लगाएंगे फिर यूरिया डालेंगे। तो मैंने कहा कि ये दशा जो है करीब 30-35 दिन की तब तो हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके खेत में अगर बारिश का पानी हो चाहे आपने ट्यूबवेल का पानी लगाया हो, पानी तो पानी है, पहला सिंचाई के समय जब पानी आ गया है चाहे किसी भी तरीके से आया है, तो जब खेत में पैर थमने लगे तो जो भी किसान साथी जिनके यहाँ बारिश हुई थी उनको यूरिया डाल देना चाहिए था, क्योंकि जो पहली बार यूरिया डालना है वो हमको 21 दिन के सिंचाई की अवस्था पे डालना होता है। तो वो अगर आप किसी तरीके से विलम्ब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फसल जो है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जो सिंचाई की बात है वो पहली सिंचाई डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि जब ग्राउंड रूट इनिशिएशन जो चंदेरी जड़ों के निकलने का समय है उस समय लगाते हैं हम 21
21 से 25 दिन पे, जैसे जैसी सॉइल की कंडीशन है उस हिसाब से। उसके बाद एक फार्मूला चलता है कि आप हर 20 दिन पे आप सिंचाई लगाएं। जो दूसरा सिंचाई आता है 45 दिन पे, फिर 65 दिन पे, फिर 85 दिन पे, फिर 105 दिन पे। ऐसे एक आम गणना है जो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन कहीं अगर मिट्टी भारी है तो वहां 25 से 30 दिन का भी गैप होता है, और कहीं कहीं जहां मिट्टी बहुत हल्की है, जहां पे रेतीली जमीन है, वहां पे ये अंतराल कहीं कहीं 10 से 15 दिन भी हो सकता है। तो किसान अपनी मृदा की संरचना, मृदा के स्वरूप के हिसाब से सिंचाई लगाएं, और 2 बार यूरिया जरूर डालना है, एक पहले सिंचाई के बाद जो 21 दिन पे आएगा, और दूसरे सिंचाई के बाद। इसके बाद यूरिया की उतनी आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया हमें अनुजी के यूरिया की कब कब आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ये होता है कि किसानों को लगता है कि शायद उतनी अच्छी फसल नहीं हो रही और फिर से वो यूरिया डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि उससे ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन कुछ देखने में भले आपको लगे, लेकिन जो अनाज है उसमें जो फल है जो पड़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं इसका विपरीत असर पड़ जाता है। इसीलिए जो उचित मात्रा है उसी का ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि अनुज जी ने बताया कि कई क्षेत्रों में बारिश हो गई है, तो ऐसे में किसान ये ना सोचे कि अभी उन्हें सिंचाई करनी है। आपके इलाके में कितनी बारिश हुई है उसी के अनुसार ही आप योजना बनाएं और सिंचाई को उसी के अनुसार ही अपने फसलों में लगाएं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार किसान यहाँ पर भ्रमित भी हो जाते हैं और आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि ऐसे समय में उन्हें करना क्या चाहिए। देखिए, जैसे सिंचाई का है गेहूं में, जैसे डॉक्टर अनुज जी बता रहे थे, 4 से 6 सिंचाई में हम गेहूं की जो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। प्रथम सिंचाई जैसे हम CRI पर लगा रहे हैं, इसके बाद 20 दिन के अंतराल पर लगानी है। तो सिंचाई के साथ जैसे पोषक तत्व प्रबंधन की बात चल रही थी, तो किसान भाई अगर समय से हमारी जो बिजाई है, जैसे अक्टूबर या नवंबर में हमने जो लगाई थी, उनमें हमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो ज्यादा चाहिए। अगर आपने बिजाई के समय DAP या NPK दिया है, उसके बाद हमें लगभग जो समय से बिजाई है 110 किलोग्राम, 2.25 बैग के लगभग हमें यूरिया देना है। तो इनको जो बचा हुआ है जो यूरिया है 2 भागों में हम दे सकते हैं, पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर। और जो यूरिया देना है हमें, जो सिंचाई कर रहे हैं, इससे सिंचाई से जस्ट एकदम पहले ही देना है यूरिया डालकर, हम साथ सिंचाई करेंगे। जब यूरिया जो सिंचाई से पहले देते हैं, तुरंत पहले देते हैं, तो उसमें हमें जो फायदा है ज्यादा मिलता है। 3 से 5% की जो पैदावार हमें अच्छी मिलती है। जी, तो हम किसानों से यही कहेंगे कि आप अपनी फसल को लेकर खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, विशेषज्ञों से सलाह करें। अगर कोई जो आमतौर पर स्थिति होती है उसके इतर कोई स्थिति बन रही है, तो बेहतर ये होगा कि आप विशेषज्ञों से सलाह लें और उसी के अनुसार ही कृषि क्रियाएं करें। हमारा भी प्रयास होता है कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर ये सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें, ताकि आपको अपनी फसलों में किसी तरह का नुकसान ना हो। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए, डॉक्टर अनुज और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएं कि किस तरीके से इस वक्त जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार हो रही है, और जिन्होंने अभी बुआई नहीं की है उन्हें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। आगे मैं आपसे समझना चाहूँगी राजेंद्र जी कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ समय बाद जो गेहूँ के पत्ते हैं वो पीले से पड़ने लगते हैं, मतलब समय से पहले ही इस तरह की समस्याएं आती हैं। और कई बार हमारे साथ कार्यक्रमों में भी किसान जुड़ते हैं, उनकी भी ये चिंता रहती है। तो ऐसे में इसे किस तरीके से समझें, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, गेहूं में जो कई बार पीलापन पड़ता है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। दूसरा है कि कई बार किसान भाई भारी पानी लगा देते हैं, सिंचाई कर देते हैं और भूमि में निकासी नहीं होती, तो उससे भी पीलापन आ जाता है। कई बार बीमारी है जो पीला रत्वा, उससे भी पीलापन रहता है। तो अगर पोषक तत्वों में हम देखें, अगर नीचे के पत्तों में अगर पीलापन है तो ज्यादातर ये जो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। अगर ऊपर वाले पत्तों में पीलापन है तो ये गंधक जो सल्फर है या मैग्नीशियम है, या ये कई बार देखा है तो अगर धुंध रहती है तो धूप पूरी नहीं निकलती, तो उसमें भी जो सिराएं हैं पीलापन है, तो जो आयरन है, लोहे तत्व की कमी के कारण पीलापन हो सकता है। तो इन लक्षण को देखते हुए उसी हिसाब से हमें पोषक तत्वों का जो स्प्रे करना चाहिए। अगर मैग्नीशियम या आपके सल्फर की जो डेफिशिएंसी कमी है तो मैग्नीशियम सल्फेट है, या सल्फर की है तो हम एक सस्ता सोर्स है जिप्सम है, तो लगभग 100 किलोग्राम जो जिप्सम है हम सिंचाई से पहले हम डाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे जो पोषक तत्वों की जो कमी कारण पीलापन है वो मतलब हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो हमें किसान भाइयों को चाहिए कि तो हल्की सिंचाई करें,
और उससे भी पीलापन आपका कम हो जाएगा जी। और ये देखने में जो जहां हम जुताई कर अगर भारी पानी देते हैं वहाँ पीलापन ज्यादा रहता है। अगर हम तप्पड़ में 0 टिलेज में हम बिजाई करते हैं तो वहाँ पीलापन की समस्या कम रहती है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कौन सी सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए। पोषक तत्वों की कमी से भी ये समस्या आ सकती है। राजेंद्र जी, क्या इस अवस्था में किसी तरह की बीमारी की भी आशंका रहती है जिसको लेकर हमारे किसानों को सचेत रहना चाहिए, या फिर शुरुआत से ही ऐसी व्यवस्था रखें या फिर इस तरह के उपाय करें ताकि बीमारियों की आशंका ही ना रहे? इस अवस्था में बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं आती अभी। जो इसके बाद बीमारी थोड़ा जब फसल बढ़ेगी, तापमान जनवरी या फरवरी में ही बीमारी की आशंका रहती है। इस अवस्था में क्योंकि अभी जो है फसल शुरू वाली अवस्था में है, इस अवस्था में बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या गेहूं में नहीं रहती। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र जी का कहना है कि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा किसी बीमारी की आशंका नहीं रहती है, और जो पीलापन की हमने बात की वो भी हमें अनुज जी ने बताया कि पोषक तत्व जो होते हैं उनकी शायद कई बार कमी हो जाती है, या फिर मात्रा में उस हिसाब से हमारे किसान अपने फसल में नहीं उसकी पूर्ति कर पाते हैं, जिसके चलते इस तरह की समस्या आ सकती है। अब आपसे हम अनुज जी समझना चाहेंगे कि जिन किसानों ने अभी बिजाई नहीं की है उन्हें कोई आप सलाह देना चाहेंगे कि आगे चलकर भी किसी तरह की बीमारी ना हो, उन्हें शुरुआती दौर में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? जिन किसान भाइयों ने बिजाई नहीं की है उनके लिए सबसे बड़ा सलाह यही है कि आप जो भी बीज आप ले रहे हैं गेहूं का, उसको उपचारित करके ही बिजाई करें। और बहुत सारे तरीके हैं बिजाई करने के, जिसमें टेबुकोनाजोल 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम उसका बीज का उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं जिसमें एजोटो और पीएसबी का मिक्सचर भी लेकर के हम कर सकते हैं। अगर आप उसका पैकेट लेके करना चाहते हैं तो 4-4 पैकेट दोनों का लेकर के और 1 एकड़ का बीज जो 40 किलोग्राम बीज है उसका उपचार आप कर सकते हैं। और अगर आजकल जो लिक्विड बेस्ड आ गया है, बहुत सारे जो लिक्विड में आने लगा है यही फॉर्मुलेशन, तो उसमें 200 ml दोनों ही दवाइयों का लेकर के और आप 40 किलो बीज का उपचार कर दीजिए। तो जो भी बीज से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लेकिन जिन किसानों ने बिजाई की हुई है तो अगर उन्होंने बीज उपचार नहीं किया है तो फिर भी अभी इतनी घबराने की बात नहीं है। इस अवस्था में अगर थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो कहीं कहीं वो टर्माइट की आती है, दीमक की समस्या आ सकती है। अदरवाइज अभी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ये अगर कुछ बीमारियां हैं भी तो वो दिसंबर के आखिर से शुरू होती हैं। जी डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो किसान अपने घर पर ही बीज बनाते हैं, मतलब कि बाज़ार से ख़रीद कर बुआई नहीं करते हैं, गेहूं के संदर्भ में बात कर रहे हैं आज, तो क्या उनके लिए भी किसी ख़ास बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय? जिन किसान भाइयों को अपना बीज घर का बीज बनाना है तो उन्हें चाहिए कि जो बिजाई के समय है अपनी जो मशीन है, मशीन को साफ करके बिजाई करें, किसी दूसरी किस्म का बीज इसमें मिश्रित ना हो। और इसके लिए जरूरी है कि एक तो सीड ट्रीटमेंट करके, जैसे अनुज बता रहे थे, सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं तो उसमें जो बीज से जनित बीमारी है वो नहीं रहेंगी। और इसके बाद जो दूसरा सस्य क्रिया है, पोषक तत्व प्रबंधन है या दूसरे प्रबंधन है, वो समय से करो। इसके बाद जो एक रोगिंग जिसमें कहते हैं दूसरी किस्मों के दूसरे अवांछनीय जो पौधे हैं वो निकालने वाले हैं, वो ज़्यादातर की जब पुष्प अवस्था में जो फसल होगी तब देखने को मिलता है कि उसमें आओ उस तरह के जो पौधे निकाल दें। और जो भी जो फसल पकने वाली होती है तो उसमें इसकी जो थ्रेसिंग है या कटाई है वो अलग से करें और अलग से इसको आप स्टोर करें। जी बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि हमारे किसानों के लिए हैं जो घर पर ही बीज तैयार करते हैं, उन्हें शुरुआत से किन बातों का ध्यान रखना होगा। और वो किसान जो कि बाज़ार से बीज खरीदते हैं उनके लिए सलाह ये है कि प्रमाणित जगह से ही आप बीज खरीदें तो ही बेहतर रहेगा। और ये हम लगातार अपने कार्यक्रम से आपको बताते रहते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, विशेषज्ञ जो कि जानकारी दे रहे हैं गेहूँ के बारे में। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहे विचार विमर्श के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में और आज का हमारा विषय है इसीलिए गेहूं की पछेती बुआई और अगेती फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि हमारे किसान इस वक्त कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें की। हमने आपको ये बताया कि फसल की अवस्था भी क्या है, इस अवस्था में किस समय पर सिंचाई करनी चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए। लेकिन इस भाग में हम विशेष तौर से फोकस करेंगे कौन कौन सी बीमारियां और कीट जो हमारी गेहूं की फसल है उस पर धावा बोल सकती हैं, जिसको लेकर हमारे किसानों को सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि सही समय पर हम बीमारी और कीट के बारे में नहीं जान पाते हैं और इससे हमें अपनी फसल में बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है और हमारे किसान उस वक्त कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही सतर्क रहना ही इसका उपाय है। हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं। सुधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो पछेती किस्में हैं उसमें हमारे किसान अभी किस तरह से बीजोपचार करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है ताकि आने वाले समय को लेकर, आने वाली आशंकाओं को लेकर, बीमारियों को लेकर हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सके, सुनिश्चित रहे ये बात। तो ऐसे में क्या बताना चाहेंगे किसानों को? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हम बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें बचाव ही बहुत ही मुख्य रहता है। तो बहुत सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं जो बीज से होती हैं या जमीन से होती हैं, जिसमें हमारा आवर्त कंडुआ है, ध्वज कंडुआ है, हिल बंट है, फ्यूजेरियम हेड स्केप कहते हैं जिसको कि बाली का कंडुआ कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका केवल एंड केवल बीज उपचार ही एकमात्र जो रोकथाम है। तो उसके केस में हमें जब भी, अब जो किसान बुआई कर चुके हैं उनके तो कोई संभावना है, लेकिन जो बुआई करने वाले हैं उनको सर्वप्रथम बीज उपचार जरूर करना चाहिए। इसके लिए कई सारे केमिकल्स हैं जैसे कि कार्बेंडाजिम है और कार्बोक्सिन। अगर ये दो दवाएं काम में ले रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। अगर आप टेबुकोनाजोल है, अगर ये दवा काम में ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करें। उसको अच्छी तरह से, अगर सूखा बुआई कर रहे हैं तो पहले 40 किलो जैसे कि हम बीज लेते हैं 1 एकड़ के लिए, उसमें 1 लीटर पानी से उसमें स्प्रे करके और उसके अंदर अच्छी तरह से दवा मिला के उसको सुखा के फिर उसके बाद उसका बिजाई करें। इस तरह बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बीज उपचार आपने बताया किस तरीके से किया जा सकता है। अनुज जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे किसान प्रमाणित जगह से बीज लेते हैं और उसके बाद उसमें ये भी लिखा रहता है कि उपचारित है, लेकिन क्या उसके बाद भी उन्हें उपचारित करने की ज़रूरत होती है? क्या इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ से बीज उपचारित ही मिलता है हमें। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चूँकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चलाया गया था कुछ वर्ष पहले बीज के उपचार को, और बीज के उपचार को बच्चों के टीकाकरण से इसकी तुलना की गई थी कि जैसे बच्चों में कुछ बीमारियों के प्रति हम टीकाकरण अगर नहीं कराते हैं, जैसे खास करके पोलियो है, खसरा है, इस तरह की बीमारियां हैं, उसी तरह से कुछ बीमारियां जैसे डॉक्टर सुधीर साहब ने बताया आपको कि कंडुआ है, इस तरह की जो बीमारियां हैं ये बीज जनित हैं। अगर आपने बीज का उपचार नहीं किया तो बीमारी आने के बाद कोई इलाज नहीं है। जैसे पोलियो का आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो बच्चे को अगर एक बार पोलियो का अटैक हो गया तो उसका पैर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता है कि अगर आपके पास कोई भी स्रोत से किसी भी माध्यम से बीज आता है तो उसका उपचार आप निश्चित तौर पे करें, और ये बहुत जरूरी भी है। जी सुधीर जी, बीमारियों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आने वाली अगली जो अवस्थाएं होती है उसमें गेहूं में किस किस तरह की बीमारी हो सकती है। आपने बीज जनित बीमारियों के बारे में तो बताया, लेकिन जैसे जैसे हम फसल की बढ़वार देखते हैं उसके साथ ही अलग अलग तरह की समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। तो पहले अगर हम बीमारियों की बात करें तो किस किस तरह की बीमारियों की आशंका रहती है गेहूँ में, और हमारे किसान कैसे उसे सही समय पर पहचान सकते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को बताऊँ, अभी जैसे बुआई के बाद लगभग जब भी बीमारियां, अभी अगर आप बीज उपचार कर दिए तो अभी लगभग दिसंबर आखिर तक कोई भी खास बीमारी आने की कोई संभावना नहीं है। तो उसके बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी और फरवरी माह में खास तौर से पीला रतुआ का प्रकोप रहता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू इस क्षेत्रों में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और इसकी शुरुआत होती है खास तौर से पंजाब में लगभग दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी में। इसके लिए खास तौर से किसान भाई अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें लगातार, और
देखते रहें कि कोई बीमारी है तो नहीं। उसके लिए खास एक पहचान है। जब पहले भी डॉक्टर छोकर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि पीलापन कई प्रकार से आ जाता है, पानी भरने से आता है, तत्वों की कमी से। लेकिन जो पीला रतुआ के कारण पीलापन आता है पत्तियों में, उसमें एक खास बात है कि उसमें पीला रंग का पाउडर रहता है। अगर आप उसको हाथ से छूते हैं या कपड़ा छूता है तो वो पीला पाउडर आपके हाथ पे लग जाता है। ये एक खास पहचान है पीला रतुआ की। अगर पीला रतुआ आता है तो उसके बाद आप उसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल दवा है। इसका 200 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जहाँ ये जो बीमारी है एक 10-15 पौधों के गुच्छे से शुरू होती है और फिर बाद में फैलती है, तो ख़ास तौर से जिस खेत में बीमारी है उसमें करें और उसके आसपास के क्षेत्र में, 1 या 2 खेत के आसपास क्षेत्र में, ताकि आगे उसका बढ़वार या फैलाव रोका जा सके। जी जी। इसके अलावा अगर दूसरी बीमारी हम बात करते हैं तो वो आती है चूर्णी लासिता। ये खास तौर से जब भी ठंडा मौसम रहता है, ये जनवरी में देखी जाती है खास तौर से। और ये बीमारी हमारे पहले छायादार जगह से शुरू होती है, जैसे जहाँ पेड़ों की छाया रहती है वहां से शुरू होती है। और उसमें सबसे पहले नीचे की पत्तियों में शुरू होती है। इसमें एकदम चूर्णी जैसा और कॉटन जैसा सफेद पाउडर पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है मुख्य रूप से, और उसके बाद ही ऊपर की पत्ती में फैलता है। तो इससे क्या प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और दाना कमजोर बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि आप छायादार स्थानों का निरीक्षण करते रहें। उसमें इस तरह कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देने पे आप उसको कंफर्म कर सकते हैं आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या संस्थान से कि ये बीमारी है, और उसके बाद ही आप छिड़काव करें। तो उसमें प्रोपिकोनाजोल भी कर सकते हैं। ट्राइडिमेफेन दवा है, वो भी 200 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि मध्य क्षेत्र है और पेनिनसुलर एरिया है, उसमें कुछ मात्रा में कुछ भूरा रतुआ या का भी प्रकोप हो सकता है। लेकिन ये मुख्य रूप से आपको फरवरी के अंत में और मार्च में आता है। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप छिड़काव करें, अगर उसमें आ रहा तो छिड़काव कर सकते हैं प्रोपिकोनाजोल का। जी, ये बीमारियां। जी जी। अनुज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि जब इन दवाओं का इस्तेमाल करें तो उस वक्त हमारे किसान किस तरह की सावधानी बरतें? बीमारियों को पहचानने के बारे में तो हमें बता दिया अभी सुधीर जी ने कि किस तरीके से पहले से ही समझ सकते हैं। वो जो संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उपचार सही समय पर किया जा सके। जो प्रबंधन होता है किसी भी बीमारी का, उसका मुख्य पहलू 2 चीज़ है। एक तो दवा की सही मात्रा, जो डॉक्टर साहब ने बताया 200 ml, और पानी की मात्रा 200 लीटर पानी। ये बहुत वैज्ञानिक शोध के बाद ये डिसाइड होता है, और बहुत सारे किसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इलाके में स्प्रे करने वाले के विश्वास पे छोड़ देते हैं। तो कभी कभी वो 8 और 10 टंकी में ही काम समाप्त कर देते हैं, जिसमें 120 लीटर से 150 लीटर पानी आता है। तो कहीं ना कहीं या तो दवाई का डोज ज़्यादा हो जाता है या कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो जिससे स्प्रे कंप्लीट नहीं हो पाता है। रोग प्रबंधन में बहुत आवश्यक है कि हम पूरा का पूरा इसका मैनेजमेंट देखें अपने से और स्प्रे अपने सामने कराएं, तब जाकर के आपको किसी भी बीमारी का या खरपतवार का सबका नियंत्रण आपको पर्याप्त रूप से मिल पाता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो दवा की मात्रा है उस पर ध्यान दें, और उसके बाद जो पानी की मात्रा है उस पर भी हम ध्यान दें। और हो सके तो जो स्प्रे जो करते हैं हम, अलग अलग तरह के स्प्रे आ रहे हैं आजकल, जिसमें बूम स्प्रेयर जो आ रहे हैं आजकल, वो बहुत अच्छे हैं, जिससे स्प्रे बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी। सुधीर जी, अब बीमारियों के बारे में तो हमने बात की, कीट किस किस तरह के लग सकते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए, इनका प्रबंधन कैसे किया जाए? कीट भी, जिस तरह बीमारियां मुख्य रूप इम्पोर्टेंट, उतने ही कीट भी इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ तक जिस तरह से बीमारियों की रोकथाम के लिए भी बीज उपचार, कुछ हमारे कीट हैं जैसे कि दीमक है, गुजिया वीवल एक आता है वो है, रूट एफिड है, इनके लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। तो बीज उपचार जो किसानों ने अभी बुआई करने वाले हैं वो उसके लिए बीज उपचार कर सकते हैं। जहाँ दीमक की समस्या है, गुजिया वीवल की समस्या है, या रूट एफिड जो जड़ का माहू कहते हैं, एक पत्ती का माहू है, एक जड़ का माहू भी है, उसके लिए बीज उपचार है। बीज उपचार के लिए इसमें क्लोरोपायरीफोस 4 ml दवा 1 किलो बीज के लिए, फिप्रोनिल 6 ml दवा 1 किलो बीज के लिए, या इमिडाक्लोप्रिड 1.5 ml दवा 1 किलो बीज, इस किसी भी दवा से आप उसको बीज उपचार करते हैं। ये समान रूप से इन बीज से होने वाले इन कीड़ों के लिए उपयोगी हैं, उनकी रोकथाम में
उपयोगी है। इसके अलावा अब जब भी फसल है तो उसमें सबसे पहले हमारे अब लगभग जो बुआई कर चुके हैं किसान भाई, वहाँ फसल लगभग 30 दिन की है, या जो जल्दी बोएगा वहाँ 30 दिन की है, कुछ जगह 20 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है दीमक आने की। अगर आपकी हल्की मिट्टी है वहाँ दीमक आने की संभावना रहती है। तो अगर बीज उपचार नहीं किया गया दीमक से, तो दीमक के लिए तो इस समय प्रथम सिंचाई के साथ आप उसका उपचार कर सकते हैं। उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा लगभग 1.25 लीटर दवा को 1 एकड़ के लिए सिंचाई के साथ दे सकते हैं। अगर सिंचाई के साथ नहीं तो आप उसको 1.25 लीटर दवा को क्लोरोपाइरीफॉस को 20 किलो बालू मिट्टी में मिश्रित करें और उसको 1 एकड़ में बुरखाव करके आप हल्की सिंचाई कर दें, तो ये दीमक के लिए उपचार के लिए इफेक्टिव होगा। जी। उसके बाद सर्दियां आने पे दीमक का प्रभाव उतना नहीं होता है। उसके अलावा उसके बाद आपको जनवरी माह में पत्ती का माहू आने की संभावना रहती है। तो ये एक छोटा हरे रंग का कीड़ा था जो पत्तियों का रस चूसता है और उसमें से एक हनी ड्यू सिक्रेट करता है, जिससे पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ लग जाता है और उसके ऊपर उस पर दूसरी फंजाई है वो ग्रोथ कर जाती है, जिससे काला पाउडर बन जाता है। और इसके लिए खास तौर से ये करना चाहिए कि इसमें दवा का छिड़काव करें। और इसमें खास है कि एक तो आप इसका निगरानी करें, तो इसके लिए कि येलो ड्रॉप आते हैं, कुछ पीली चिपचिपी वो आती हैं पट्टियाँ, उससे उसका निगरानी कर सकते हैं उसको लगाकर। और दूसरा उसमें एक जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, कितने के बाद छिड़काव करना है। तो लगभग अगर 1 टिलर पे 1 कल्ले के ऊपर 15 से 20 एफिड है, इससे अगर ज्यादा होते हैं तब आप उसके लिए छिड़काव के लिए जाएं। तो इसके लिए कई दवाएं जैसे थाइमिथॉक्साम 20 ग्राम कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड 40 ml और क्विनोलफॉस 400 ml, ये 1 एकड़ के लिए आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। पीली सुंडी, तने की सुंडी, इसका भी कई बार प्रकोप होता है। तो इसमें ये सुंडी क्या है कि तने को खाती है, तो इससे डेड हेड बन जाता है, मुख्य तने का मुख्य भाग सूख जाता है और उसको निकालने पे वो निकल आता है। तो इसके छिड़काव के लिए भी हम उसकी रोकथाम के लिए क्विनोलफॉस 800 ml को 1 एकड़ के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं। और जहाँ तक कीड़ों का खास बात है कि इसमें एक जो समेकित है कि इसमें जो नाइट्रोजन तत्व है खास तौर से, वो जितना आपका मात्रा संतुलित है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, इस तरह आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। जी। तभी हमने बात की कीट और बीमारियों के बारे में। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दौर में प्रसंस्करण को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और अगर हम गेहूं की बात करें तो इसके लिए भी कई तरह के अवसर हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसे किस्में हैं या फिर आपके संस्थान की तरफ से अनुसंधान किया जा रहा है कि जिन चीज़ों की मांग बाजार में ज़्यादा है और वो गेहूँ से अगर वो तैयार होती हैं तो उन्हीं के अनुसार ही उन किस्मों का चुनाव किया जाए, ऐसी ही फसल ली जाए? क्या इस दिशा में भी किसी तरह का कार्य हो रहा है, और अगर है तो हमारे किसान इसको कैसे अपना सकते हैं? गेहूं के प्रसंस्करण पे बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट आज के डेट में, अगर एक अनाज से बनने वाले प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो गेहूं है जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आज के डेट में मार्केट में है। और बहुत तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इसके आते हैं जो व्हीट जर्म ऑयल से बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे देश में गेहूं पैदा होता है वो मुख्य रूप से जो कंज्यूमेबल फॉर्म है वो है आटा के रूप में आता है और उसका चपाती बनता है या पूड़ी पराठा जो भी बनता है। लेकिन अभी बहुत सारा रुझान बढ़ा है लोगों का, जिसमें पास्ता प्रोडक्ट की तरफ, नूडल की तरफ, मैक्रोनी की तरफ और बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स पे भी लोगों का रुझान बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे इसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन अभी भी इनके मार्केट सेग्रीगेटेड नहीं है। पूरा देश में जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें गेहूं के जितने भी किस्में हैं किसान उगाता है सबको मिला करके दे देता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि जो चपाती के लिए गेहूं चाहिए उसमें 10 से 13% प्रोटीन चाहिए, हार्ड व्हीट होना चाहिए। लेकिन जब ब्रेड के लिए हमको व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए, उसमें 13% से ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए और हार्ड व्हीट होना चाहिए। और जब बिस्किट बनाना चाहते हैं तो हमको 10% से नीचे का प्रोटीन चाहिए गेहूं के अंदर, तब जाके उसका स्प्रेड फैक्टर अच्छा आता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक सेग्रीगेटेड प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, हालांकि इंडस्ट्री वाले लोगों को पता है कि देश में देश के किस भाग में किस तरह का गेहूं होता है, वो वहां से अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं। जी। लेकिन हम आम कंज्यूमर की बात करें तो उनको पता नहीं होता है। जी। और जैसे सेंट्रल इंडिया में जो कटिया गेहूं है वो उगाया जाता है जिससे सारे पास्ता प्रोडक्ट बनते हैं। जी।
जैसे हिल्स में हमारा जो गेहूं होता है उसमें प्रोटीन कम आता है तो उसकी बिस्किट क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। और जो हमारा जो ये पूरा उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे 10 से 13% प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसमें निश्चित तौर पे इसकी चपाती बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर आपको इसमें 2 पैसे ज्यादा कमाने हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सेग्रीगेटेड वे में अपना एक अलग मार्केट डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो आपका क्वालिटी व्हीट जिसकी चपाती बहुत अच्छी होती है, जिसमें ट्रेडिशनल वैरायटीज हमारी बहुत सारी हैं पुरानी, जिसमें C306 है या WH283 है, और आजकल की जितनी किस्में हैं जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट से भी डेवलप की गई है, DBW 187 है, 222 है या HD 3226 है, इनकी भी बहुत अच्छी चपाती क्वालिटी है। या एक 75 वैरायटी हमारी DBW 173 है या एक 71 भी है, उसकी भी चपाती क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। तो इसकी अगर ग्रेन को हम ग्रेडिंग करके अलग से पैकेट्स बना करके बेचते हैं तो निश्चित तौर पे जो गेहूं आपका आम MSP पे 1950 या 1975 में बिकता है उसकी तुलना में इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको इसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी अलग से। और एक और रेवेन्यू हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक व्हीट में अगर जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए और उसकी बैगिंग ब्रांडिंग सब करके अगर आप बेचते हैं तो यानी जो हमारे किसान जी, अब नए कृषि कानून भी आ गए हैं जिसमें बहुत हमारे किसानों के लिए आसान हो गया है कि वो पहले से ही अपनी फसल को बेच सकते हैं, उनके डोर स्टेप से बिक सकती है फसल, बहुत सारे उसमें भी आसान चीज़ें आ गई हैं, उनके लिए आसान हो गया है। तो ऐसे में अगर किसान किस्मों के अनुसार या फिर बाजार की मांग के अनुसार गेहूँ की भी किस्मों का चुनाव करते हैं, जैसा कि अभी अनुज जी ने बहुत सारी बातें बताई, तो शायद उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है। और प्रसंस्करण की हम बात करें, आज का जो युग है वो प्रसंस्करण का युग है कि सिर्फ अनाज ना बेचे बल्कि आगे प्रसंस्करण किस तरीके से हो सकता है या फिर खुद आप प्रसंस्करण करके अगर उसे बेचेंगे तो ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। अब मैं सुधीर जी आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे वो किसान जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए कीट प्रबंधन कई बार एक चुनौती हो जाती है क्योंकि उन्हें किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो सही तरीका क्या है, वो कैसे इन बीमारियों और कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं? जो किसान जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं, उसमें कीट प्रबंधन और बीमारी प्रबंधन का एक समेकित रूप से वो उसका करें। सबसे जहाँ से शुरू होता है बीज, तो आप एक जो भी बीज लें वो एक सर्टिफाइड बीज लें और उसका प्रमाणित बीज लें, और जिस क्षेत्र के लिए जो संतुलित वैरायटी है, जो किस्म जिस क्षेत्र के लिए संतुलित है उसी क्षेत्र में बोए। खासतौर से गेहूं में बीमारियां जैसे पीला रतुआ या जो भी नई किस्में हैं, जो रोगरोधी किस्में हैं, उसका चयन करें। जो भी नई किस्में हैं जैसे कि DBW 187 है, DBW 222 है और जैसे SD 3086 है, ये रोगरोधी किस्में हैं। जो भी नई किस्में उनका चुनाव करें अपने क्षेत्र। और एक खास बात है कि जहाँ तक आप एक ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर एक ही वैरायटी को ना लें, अलग अलग किस्में लें जो भी नई है, ताकि एक मोजेक बहुत विविधीकरण हो सके, तो जिससे कि अगर थोड़ा बहुत बीमारी या कीट का प्रकोप होता है तो वो बहुत ज़्यादा आगे फैलेगा जी। उसको इसके अलावा जो आप बीज उपचार कर सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए अगर बीमारियों का जहाँ तक है उसमें ट्राइकोडर्मा एक रहता है जैविक, उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका आप उपचारित कर सकते हैं। उसको आप जैसे भी बीज से होने वाली बीमारियां हैं, जैसा मैंने बताया था, बीज से होने वाली और ज़मीन से फैलने वाली जो मृदा जनित रोग हैं, उसके लिए उसका हम भूमि में भी उपचार कर सकते हैं। उसके लिए कि आपको 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा की मात्रा लेकर उसको लगभग 2 से 3 क्विंटल FIM जो सड़ा हुआ गोबर की खाद है उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें और उसको थोड़ा पानी करके नम रखें। इस तरह 15-20 दिन तक उसको थोड़ा पलटते रहें। जब वो अच्छी तरह से उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस होता है वो उसके अंदर ग्रो कर जाएगा, उसके ऊपर आपको हरा हरा दिखाई देने लगा। उसको आप अपने जुताई के समय उसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। इससे आपके बीज उपचार और जो ज़मीन से होने वाले रोग हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगे। इसी तरह कीड़ों के लिए जो भी उपचार है उसके लिए बिवेरिया बेसियाना है लगभग 2.5 किलो, उसको भी इसी तरह मिक्स करें। हम दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप कीड़ों, तो ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना दोनों का 2.5 किलो लेके 2 क्विंटल खाद के अंदर FIM सड़ी हुई गोबर की खाद में मिक्स करके और उसको फिर हम बुआई के समय उसमें मिला सकते हैं। उससे काफ़ी मात्रा में कीड़े भी कम होंगे। और एक खास तौर से है कि आप फसल चक्कर अपनाएं, उसमें दूसरी तरह की पल्स के साथ लें, और जैसे कि ये खास तौर से ब्रेसिका जैसे सरसों को उसमें समावेश करें उस तरह। इसके अलावा जितनी भी संस्कृत की मात्रा खास तौर से
नाइट्रोजन की और उसको ज़्यादा नहीं दें, और ख़ास तौर से जो भी पोटेशियम और फास्फोरस जो भी संतुलित मात्रा है वो अवश्य दें। किसान भाई क्या करते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं और फास्फोरस और पोटास नहीं देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बीमारी या कीट आता है तो उसके लिए कई बायोलॉजिकल जैसे नीम आधारित चीज़ें हैं या जैव आधारित है, उसका हम स्प्रे करके कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुधीर जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई उन किसानों के लिए जो जैविक खेती कर रहे हैं या फिर जैविक खेती करने की योजना बना रहे हैं। गेहूं में अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से कीट और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इसके अलावा हमें अनुज जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन से कीट लग सकते हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कैसे अपनी फसल को वो सुरक्षित कर सकते हैं। अगर सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल करें, सही तरीके से उपचार करें तो ये समस्या आगे और नहीं बढ़ेगी और नुकसान की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में कुछ और बातों को शामिल करेंगे, खासतौर पर चर्चा करेंगे खरपतवार पर कि गेहूं में किस किस तरह के खरपतवार हो सकते हैं और कैसे आप अपनी फसल को खरपतवार के हमले से बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की और आज का हमारा विषय है गेहूं की पछेती बुआई और इसके साथ ही अगैती फसल में कैसे हमारे किसान समसामयिक कार्य कर सकते हैं ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हमने आपको बताई कि कौन कौन सी बीमारियों और कीट का हमला गेहूं में हो सकता है, जिसे सही समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी के अनुसार व्यवस्था कर सकें और अपनी फसल को कीट और बीमारियों से बचा सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण समस्या की। जी हाँ, जो गेहूं में खरपतवार की समस्या होती है, इससे भी हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि ये खरपतवार जो हमारी मुख्य फसल होती है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्व चूस जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार हैं और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह छोकर जुड़ चुके हैं जो कि हमें खरपतवार के बारे में बताएंगे। राजेंद्र जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कई बार जो खरपतवार हैं वो मेहनत पर पानी फेर देते हैं और जो उन्हें परिणाम मिलना चाहिए था, जितनी अच्छी फसल मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कौन कौन से खरपतवार हैं जो कि गेहूं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इनकी पहचान किस किस तरह से की जाए? देखिए, गेहूं में संकरी व चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार होते हैं। अगर हम संकरी पत्ती की बात करें, संकरी पत्ती में जो हमारे मुख्य समस्या है वो है कण की, जिसे गुल्ली डंडा या मडूसी भी कहते हैं। ये खासकर हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें एक मुख्य समस्या है सिंचित गेहूं में। और दूसरी जो संकरी पत्ती में खरपतवार है वो है जंगली जई। जंगली जई हमारी जो समस्या है वो थोड़ी हल्की जमीन में आते हैं सिंचित वाले में, और जो मडूसी या गुल्ली डंडा इसकी समस्या हमारे जहाँ बारी जमीन है उसमें रहती है। ये दोनों ही खरपतवार मुख्य खरपतवार है और दोनों ही खरपतवारों में अब प्रतिरोधकता, जो शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता आ गई है। तो जिन किसान भाइयों के खेत में जो शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता नहीं है, वहाँ किसान भाई जो शाकनाशी है वो अपना सकते हैं, जैसे क्लोडिनाफोक है जो 15% वेटेबल पाउडर में आती है, 160 ग्राम प्रति एकड़, या पिनोक्साइड जो 5 EC की है 400 ml प्रति एकड़, या सल्फासल्फेरोन 13.5 ग्राम प्रति एकड़, या तीनों में से कोई सी भी शाकनाशी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन खेत में इनमें शाकनाशी, इन जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार में प्रतिरोधकता है, वहाँ किसान भाई जो भी एक शाकनाशी हमने सिफारिश की है वो है पायरोक्सासल्फोन, 85% की है, 85% की है ये दानेदार, और जो इसकी मात्रा है 60 ग्राम प्रति एकड़। ये इसकी सिफारिश हमने की है। अकेले जो पायरोक्सासल्फोन अकेले भी कर सकते हैं, या इसको पेंडिमेथिलीन जो 30 EC की है उसे 1.5 से 2 लीटर में मिलाकर बिजाई के समय कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने बिजाई कर ली है और मडूसी की समस्या और प्रतिरोधकता उनमें शाकनाशी पड़ती है, वो पहली सिंचाई तक जब 1 या 2 पत्ते तक है
उस अवस्था में भी इस जो शाकनाशी है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो पायरोक्लोरोफॉस है 60 ग्राम प्रति एकड़, और स्प्रे करके इसके बाद पहली सिंचाई कर देंगे। लेकिन दूसरे जो थोड़े पत्ते हैं उनमें जो मुख्य हमारे पास हैं जो समस्या है वो है जंगली पालक, बातू या खरबातू। इन दोनों भी जो खरपतवार है इनमें भी देखने को मिला है कि कुछ शाकनाशी के प्रति इनमें भी प्रतिरोधकता आ गई है। तो उन खासकर जो मेटसल्फ्यूरन है उसमें प्रतिरोधकता है, वहां जहां प्रतिरोधकता है वहां किसान वाइट 2,4-D जो एक पुरानी शाकनाशी है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मुलेशन मिलती है, जहां 80% वेटेबल पाउडर में है या 38% इसी फॉर्मुलेशन में। अगर जो पाउडर में है वहाँ 250 ग्राम प्रति एकड़, या जो इसी फॉर्मुलेशन है वो 500 ml 400 से 500 ml प्रति एकड़। लेकिन ये देखा दूसरे अगर खरपतवार भी हैं जैसे चटरी मटरी या और समस्या है, तो जो हम सिफारिश करते हैं कि मेटसल्फ्यूरन प्लस कार्फेंट्राजोन, या तो इसका तैयार मिश्रण बाजार से ले लें किसान भाई 20 ग्राम प्रति एकड़। अगर नहीं मिलता है तो दोनों शाकनाशियों को मिलाकर भी डाल सकते हैं किसान भाई। तो इससे अलग बगल जो चौड़े पत्ते की जो गेहूं में समस्या का निदान पा सकते हैं। ये तो होगी शाकनाशी की बात। इसके अलावा किसान भाइयों को देखना चाहिए कि जो हम जो शाकनाशी है इनको एक शाकनाशी को लगातार प्रयोग ना अदल बदल कर प्रयोग में लाएं, और जितनी मात्रा हम सिफारिश करते हैं उतनी सिफारिश मात्रा को सही समय पर सही तरीके से और सही मात्रा में डालें, तो उससे हम अच्छा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रासायनिक विधि हैं जैसे तप्पड़ में बिजाई है, अगेती बिजाई करें, जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसका करें। अगर जैसे हम फसल धान का सतह पर फसल अवशेष रखते हैं और जैसे टर्बो एपिसीड है इससे बिजाई करते हैं, इसमें भी जो खरपतवार है की समस्या कम रहती है। जी 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 अनुज जी, जैसे कि अभी हमें राजेंद्र जी ने बताया कि कौन कौन सी तरीके हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है, जो खरपतवार नाशी है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस्तेमाल ही ना करना चाहे इस तरह के, क्या ऐसी हमारी नई कृषि यंत्र हैं जिनसे गेहूं से इन खरपतवारों का निवारण किया जा सके? क्या हमारे किसान इसके बारे में विचार कर सकते हैं? खरपतवार खेतों में ना आए ये तो बड़ा आसान काम नहीं है। नहीं मतलब निश्चित तौर पे एक जो विधि है जो बहुत पारंपरिक हमारी विधि है कि हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि फसल का जो रोटेशन है वो करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी खरपतवारें हैं जो दूसरे फसल चक्र में नहीं आती हैं, तो अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। जो अभी सबसे ज्यादा एम्फेसिस है पूरे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र या यूं कहिए कि पूरे देश के सामने जो समस्या है वो है फसल अवशेष का। और अगर फसल अवशेष खेत में रहता है तो निश्चित तौर पे जो खरपतवार हैं वो नहीं उग पाते हैं उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में उग सकते हैं जुताई वाले खेतों में। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है कि हम अगर फसल अवशेष को रखते हैं अगर सरफेस पे, तो निश्चित तौर पे आप बहुत सारे खरपतवारों को से निजात पा सकते हैं। जी, जी, जी। जो हमारी मेन बात ये आती है कि हमारे किसान भाई जो भी हमारी जो संशोधित मात्रा है खरपतवारों की उसका बहुत ध्यान रखें। दूसरा प्रयोग विधि इसकी है उसका बहुत ध्यान रखना है आपको। समुचित मात्रा में पानी का ध्यान रखना है। और जो फ्लैट फैन नोजल है या बूम स्प्रेयर है या आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टर माउंटेड भी बड़े बड़े बूम स्प्रेयर आ गए हैं ऑटोमेटेड वाले, आप उनका प्रयोग करते हैं तो आपको जो यूनिफॉर्मिटी मिलती है स्प्रे में उससे कंट्रोल बहुत होता है। मैनुअली जो स्प्रे होता है उसमें क्या होता है कई बार बीच बीच में छूट जाती है जगह जिसमें बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं और फिर से उसका सीड बैंक उस खेत में हो जाता है। तो किसान को इसके बारे में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और अशिक्षा की वजह से खास करके बीज नियंत्रण और बीज प्रबंधन की अशिक्षितता की वजह से ये समस्या इतना विकराल रूप ले ली है कि बहुत सारे खरपतवार नाशियों से अब कोई भी खरपतवार मर ही नहीं रहा। तो आपको निश्चित तौर पे उस खेत में आप अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो किसी में बरसीम लगा लीजिए, चेरी लगा लीजिए, कुछ ऐसी फसलों को अगर आप लगाएंगे तो धीरे धीरे उसका सीड बैंक वहां से खत्म हो जाता है और आपको बहुत आसानी से प्रबंधन मिल जाता है। जी अनुज जी, अब क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं हम, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मौसम कितना महत्वपूर्ण रहता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम की आंख मिचोली ऐसी होती है कि कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी जाती है वो समय समय पर हम किसानों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देते रहते हैं। लेकिन गेहूँ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मौसम को किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए किसानों को और उसके अनुसार किस तरह की योजना उन्हें बनानी चाहिए? और जो अभी का समय है जैसे देख रहे हैं इस बार सर्दी की शुरुआत थोड़ी जल्दी हुई है
जल्दी हुई, बिल्कुल। और बिजाई का काम भी किसानों ने कर लिया है। तो मौसम का तो हमेशा से रहता है। कहते ही हैं कि जो अगर सारी संस्तुतियां, सारे रिकमेंडेशन, सारा वैज्ञानिक विधि अपनाने के बावजूद भी अगर मौसम साथ न दे, ईश्वरीय शक्तियां ना साथ दे, तो जो पोटेंशियल यील्ड है किसी भी किस्म की या जो खेती का मुनाफा हो, कभी हो नहीं सकता है। तो हमको मौसम के बारे में थोड़ा निश्चित तौर पे आजकल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से अपडेट मिलता रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए पानी लगाना है या कोई स्प्रे करना है या खाद डालना है, ये सारा कुछ जो है मौसम से लिंक है। तो सभी किसान भाई आजकल जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे ऐसे जहाँ से उनको मौसम का अपडेट मिलता रहता है। तो उसका ध्यान रखें। दूसरी चीज है कि सर्दी जितनी लंबी अवधि की होगी, गेहूं का पैदावार उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जी जी बिल्कुल। धुंध जितनी कम पड़ेगी और सर्दी जितनी कड़क होगी, उतना ही गेहूं का पैदावार अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर समय के साथ आएंगी तो देखा जाएगा इसके लिए भी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पाला वगैरह पड़ने लगता है तो उस केस में हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप हल्की सिंचाई दे दें, या खेत के मेड़ों पे भी अगर आप कुछ आग जलाते हैं तो बहुत हद तक माइक्रो क्लाइमेट थोड़ा बदल जाता है, जिससे पाला का प्रकोप कम किया जा सकता है। तो ये सारी विधियां हैं जिसको हम अपना के मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो अंत में छोकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे गेहूं के किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, एक तो किसान भाइयों को जो मौसम का पूर्वानुमान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सिंचाई के रहे हैं, सिंचाई है, उनको उसी तरह सिंचाई करनी होगी। अगर मौसम का अनुमान है कि अभी बारिश होने की संभावना है तो किसान भाई सिंचाई को विलंब से कर सकते हैं। और इसी मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से ही जो शाकनाशी है या कीटनाशी है, इनका भी जो स्प्रे करना हो उनको ध्यान में रखें। अगर बारिश आने की संभावना है या हवा तेज चल रही है तो शाकनाशी कीटनाशी ना प्रयोग में करें। दूसरा जो पोषक तत्व का प्रबंधन है वो सही से कर लें, जो 3 मात्रा संतुलित की गई है उनको डालें। दूसरा कि देखने में आया कि जब भी अगर किसान भाइयों के कई बार समस्या रहती है कि फसल गिरने की समस्या रहती है, तो उसमें भी किसान भाइयों को देखना है कि जो हम सिफारिश करते हैं कि जो ग्रोथ रेगुलेटर है, अगर जो ज़्यादा मात्रा में जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो अच्छी पैदावार लेने के लिए, तो वहाँ समस्या रहती है कि फसल गिरने की। तो 2 स्प्रे जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं इनके किसान भाई कर सकते हैं। एक 50 दिन के आसपास जब पहली गांठ बनती है तो उस समय इसकी मात्रा है जो CCA कहते हैं इसको, क्लोरोक्वेट क्लोराइड 0.2% की मात्रा है इसकी। तो 400 ml के करीब प्रति एकड़ पड़ेगा। साथ में इसके एक कवकनाशी है टेबुकोनाजोल, तो ये इसकी मात्रा है 0.1%। अगर इनको दोनों डाल के 2 स्प्रे किसान भाइयों करने हैं, एक 50 दिन के आसपास, एक जब बाली आने से जस्ट पहले उस अवस्था में 80-85 दिन की अवस्था में अगर ये करते हैं तो इससे जो गेहूं का फुटाव ज्यादा रहता है और बढ़वार कम होती है, तो इससे फसल में जो गिरने की संभावना कम रहती है। अगर इन सभी बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो अच्छी पैदावार ले सकें। जी बिल्कुल, तो ये सभी बातें हमारे किसान ध्यान रखें ताकि निश्चित तौर पर वो अच्छी पैदावार ले सके, ये कहना है छोकर जी का। बहुत बहुत शुक्रिया छोकर जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और साथ ही अनुज जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में शुरुआत से बने रहे, और सुधीर जी ने भी हमें जानकारी दी कि कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से गेहूँ की फसल में करें ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और विचार विमर्श में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की गेहूं के बारे में और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, चाहे वो बीमारियों की बात हो, कीट की बात हो या फिर पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई कब और कितनी करें, ये सभी जानकारियां हमने आज आपको गेहूं के संदर्भ में दी हैं। और हमारे किसान उम्मीद करते हैं सभी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि अच्छी पैदावार उन्हें प्राप्त हो सके, और अच्छी पैदावार होगी, अच्छा अनाज होगा तो अच्छे भाव भी मिलेंगे और हमारे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन विचार विमर्श के नए अंक में नए विशेषज्ञों के साथ और एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हमारे पकवान ही हैं हमारी